हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शहनवाज अहमद। और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है विस्कोसिटी। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब तक मैंने पढ़ाई हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है या सबसे ज़्यादा जो गेट में प्रेफर किया जाता है वो है विस्कोसिटी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग वो विस्कोसिटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में, और इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है कि इसको पूरे डिटेल में बात करेंगे। इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और कई बार इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन इससे इंटरव्यू में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज किस पर? विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हम सब लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर टू द एडजेसेंट लेयर। यानी कि फ्लूइड का एक लेयर अपने बगल वाले, अपने एडजेसेंट लेयर पर जब वो मूव करता है तो उसको मूव करने से क्या करता है? रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसके ऊपर एक रेसिस्टेंस लगाता है। तो ये जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक लेयर ऑफ फ्लूइड जब मूव करेगा तो उसके बगल वाला जो एडजेसेंट लेयर होगा उसके मूवमेंट को क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग कहेंगे इट इज एडजेसेंट लेयर, ठीक है। तो आपसे कहा यह गया कि ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वन लेयर के मूवमेंट को क्या करेगा? उसका एडजेसेंट लेयर जो होगा वो क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। अ फ्लूइड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर द एडजेसेंट लेयर, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। ये दो डेफिनेशन की बात हो गई। अब आप देखो, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, सपोज दैट, कि विस्कोसिटी जो है, आखिर ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है तो वो किसके कारण है? तो वो जो उसका मेन रीजन है विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेन रीजन पर। तो देखिए, आपको बता दें, द मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स आर, फर्स्ट वन, कोहेजन, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे फ्लूइड लेयर है, एक लेयर जब मूव कर रहा है तो उसका बगल वाला लेयर क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि देखिए, ये है आपका वन लेयर जिसमें बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके बगल में आपको दूसरा लेयर है, इसके पास भी बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं। उसके बगल में तीसरा लेयर है, उस पर भी बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। तो देखिए, जब एक लेयर आगे मूव करेगा तो उसके बगल वाला उसको जिस ताकत से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और चूंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेजन या कोहेसिव फोर्स। तो अगर आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है तो पहला तो रीजन है कि वो रेसिस्टेंस किसके कारण मिल रहा है? वो रेसिस्टेंस मिल रहा है आपको बेसिकली कोहेजन के कारण या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो चाहो तो तुम पहले रीजन में लिख सकते हो कोहेजन, या फिर इसी को तुम कह सकते हो इंटर
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो पहली चीज तो ये समझ में आई हम लोगों को कि फ्लूइड में आपको विस्कोसिटी होने के पीछे एक रीजन क्या है। पहला रीजन तो है आपको कि भाई कोहेजन हो सकता है, ठीक है। अब अगर सेकंड रीजन की बात की जाए तो क्या हो सकता है, देखो एक तो था कि आपस का अट्रैक्शन था, वो मूवमेंट करने से, वो मोशन करने से क्या कर रहा था, रोक रहा था। दूसरा क्या है कि जब बहुत सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, कोलिजन हो जाए, टक्कर हो जाए। तो अगर कोलिजन या टक्कर होगा तो भी आपको फ्लूइड के फ्लो होने में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस मिलेगा, एंड दैट रेसिस्टेंस इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। तो सेकंड रीजन है इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, मोमेंटम एक्सचेंज, या इसी को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज किससे रिलेटेड है, कोलिजन से। हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स आगे चल रहा था और वो किसी मॉलिक्यूल से टकरा गया तो उसका मोशन में क्या आ गया, हिंड्रेंस आ गया, उसके मोशन में रुकावट आने लग गई, ठीक है। आप कोलिजन कह सकते हो, या ये कहो कि जितना ज्यादा रैंडम मोशन होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मोशन करा दिया जाए तो क्या होगा, आपको कोलिजन होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं तो उनका आपस में कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज, जो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा वो अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपको हिंड्रेंस आएगा। तो या तो ये इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज को आप कोलिजन से समझ सकते हो, या ये समझो कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा, क्योंकि रैंडमनेस जितना बढ़ेगा उतना कोलिजन बढ़ेगा। रैंडमनेस कहो या इसी को तुम कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं डिसऑर्डरनेस, यानी कि मोशन में जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतना ही ज्यादा हिंड्रेंस या रुकावट मिलेगा पार्टिकल्स को आगे मोशन करने में। क्लियर है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि विस्कोसिटी के रीजंस बताइए, तो आप सोचिए केवल यही दो रीजन तो है जिस कारण से फ्लूइड में मोशन में क्या होगा, हिंड्रेंस आएगा, रुकावट आएगा, या रेसिस्टेंस मिलेगा, रेसिस्ट करेगा उसके मोशन को, उसके फ्लो को, ठीक है। तो दो ही रीजन है विस्कोसिटी का, एक है आपका कोलिजन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, या ये कहिए जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रुकावट होगा। क्लियर है। ये मेरा मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी है। किसमें, देखिए यहां पर हमने फ्लूइड लिखा है, कहीं पर भी गैस या कहीं पर भी लिक्विड नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि जब आगे चलेंगे तो फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि लिक्विड में क्या होगा और गैस में क्या होगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए ये तो मेरा सिचुएशन ये हो गया। अब देखिए इसमें, अब आपसे मान लीजिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए सपोज दैट मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास एक फिक्स्ड सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ठीक है। अगर इस फिक्स्ड सॉलिड सरफेस पर हम क्या करना चाहते हैं कि हम फ्लूइड को क्या कराना चाहते हैं, फ्लो कराना चाहते हैं सपोज दैट, और हम आपको बता रहे हैं कि ये मेरा y डायरेक्शन है और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम x डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, और सपोज दैट बहुत सारे फ्लूइड लेयर जो हैं, फ्लूइड जो हैं वो इसमें इस तरीके से फ्लो करते हुए आ रहे हैं। अभी जब तक वो फ्लूइड सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आया होगा तब तक वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर है। और मैंने बताया था ना कि जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट में होता है,
तो उसमें विस्कोसिटी जैसी चीज आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब मोशन है ही नहीं तो विस्कोसिटी एक्शन में कैसे आएगा? क्योंकि कोहेसिव फोर्स एक्शन में तभी आएगा या कोलिजन तभी एक्शन में आएगा जब मोशन होगा। ठीक है, फ्लो करने से रोकने का जो प्रॉपर्टी होता है वो विस्कोसिटी है। तो जब फ्लो ही नहीं हो रहा है तो रोकने की क्या जरूरत है? तो विस्कोसिटी जो है वो मोशन के कंडीशन की प्रॉपर्टी है। मोशन जब तक नहीं होगा विस्कोसिटी पर बात नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसके ऊपर मोशन कराया आपको क्या होगा? सिंपल कि आपके पास देखिए ये पहला लेयर था, वो आएगा और वो इसके साथ क्या करेगा? कौन सा कंडीशन बनाएगा? नो स्लिप कंडीशन। और ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या है? नो स्लिप कंडीशन का मतलब है कि द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर 1 एंड द सॉलिड सरफेस बिकम्स 0। ठीक है, मतलब ये वो लेयर होगा जिस लेयर पर इसकी वेलोसिटी और सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन जो सेकंड लेयर आएगा वो सेकंड लेयर इससे थोड़ा आगे तक मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। वो आगे इसलिए मूव कर गया क्योंकि देखो ये तो सब जितनी भी थी ना, ये सब मान लो v वेलोसिटी से चलते हुए आ रही थी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो, लेकिन पहला लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में आया वो रुक गया। जब पहला लेयर रुका तो क्या हुआ कि पहले लेयर ने अब दूसरे लेयर को रोकना शुरू कर दिया। समझ में आया कुछ? पहला जब रुक जाएगा, कंप्लीट स्टॉप में आ जाएगा, नो स्लिप कंडीशन को फॉलो कर लेगा, तो जैसे ही ऐसा होगा सेकंड लेयर क्या होगा? उसको पहला लेयर रोकना शुरू कर देगा। तो इस वजह से जो सेकंड लेयर है इसकी वेलोसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी। पहले लेयर की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? ये तो हो गई होगी 0, v1 हो गई होगी 0, लेकिन जो v2 होगी वो v2 हो चुकी होगी u2। ठीक है, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो तीसरा लेयर आएगा, सपोज दैट वो तीसरा लेयर जो होगा वो इससे आगे मूव कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखो तीसरे लेयर को कौन रोक रहा है? तीसरे लेयर को फिर से अब दूसरा लेयर जो है वो रोकना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो तीसरा लेयर है v3 जो मतलब तीसरा लेयर जो है उसकी वेलोसिटी जो पहले v थी, ध्यान से देखिए, पहले जो सबकी वेलोसिटी देखो क्या थी? v थी, लेकिन अब वो वेलोसिटी v से घट करके कितनी हो जाएगी? u2 हो जाएगी। यानी दूसरे लेयर के लिए, तीसरे लेयर के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी अब वो v से डिक्रीज करके, ये v से घट करके कहां पहुंच गए? u2 पे। ये v से घट करके कहां पहुंच जाएगा? u3 पे। इसी तरीके से सो ऑन आपके पास जितने भी लेयर्स हैं वो सारे लेयर मोशन करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर सबसे कम वेलोसिटी होगा v1 का जो कि 0 के बराबर, उससे ज़्यादा होगा v2 का, उससे ज़्यादा होगा v3 का, उससे ज़्यादा होगा v4 का, उससे ज़्यादा होगा v5 का। दैट इज कि जैसे जैसे आप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन या डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं उसके 90 डिग्री पर नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो आप यहीं से एक चीज पता करते हो जिसमें हम लोग क्या कहेंगे? du बाई dy। ठीक है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। जहां पर du क्या है? du is the relative velocity between layers। ठीक है, लेयर्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है du, एंड dy जो है वो क्या है? गैप बिटवीन दीम।
या गैप बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, या टू एडजेसेंट लेयर कहो, सबसे बेहतर होता है टू एडजेसेंट लेयर। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों लेयर के बीच का गैप देख रहे हैं और उनमें जो रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी आया है वो देख रहे हैं। तो du बटा dy इज ऑलवेज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब भी आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में, तो बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो देखो du जो है ये हमेशा नॉर्मल टू दी क्या देखना है, फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज नॉर्मल टू दी फ्लो डायरेक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन दी नॉर्मल डायरेक्शन। वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, v1 से ज्यादा v2 को मिलेगा, v2 से ज्यादा v3 होगा, v3 से ज्यादा v4 होगा, सो ऑन इसी तरीके से होता चले जाएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी का चेंज हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एंड dy क्या है, ये है गैप, गैप बोले तो डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को अब थोड़ा और बेहतर तरीके से देखें। देखिए इसको हम आपको यहां फिर से बना के दिखाते हैं। देखिए मैंने आपको क्या दिखाया, सपोज दैट मैंने कहा कि जो फर्स्ट लेयर था, अगर मान लो हम इसको हम सॉलिड सरफेस मान लें और उन सारे लेयर्स को अगर हम एरो के फॉर्म में दिखाएं, तो देखो मैंने कहा कि देखो पहला लेयर जो है ना वो आकर के यहीं रुक गया, ठीक है, बट जो सेकंड लेयर है वो इससे थोड़ा आगे तक मोशन कर जाएगा, उसके बाद ये और आगे मोशन करेगा इस तरीके से। दैट इज कि आप देखो लगातार वेलोसिटी क्या होगा, लगातार वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन ध्यान से देखो पहला लेयर की वेलोसिटी 0 हो गया, पहले लेयर की वेलोसिटी, दूसरे लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। ये मेरा क्या है u1, ये है u2, ये है u3, ये है u4, ये है u5, ये है u6, ये है u7, u8, u9, इस तरीके से। तो पहला लेयर तो 0 हो गया, दूसरे की वेलोसिटी पहले से ज्यादा हुई, तीसरे की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा हुई, क्योंकि देखो पहला जब रुकेगा तो वो दूसरे को रोकेगा, फिर दूसरा जब वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो तीसरा उसके ऊपर से तेजी में भागने लगेगा। जब तीसरा उसके ऊपर तेजी में भागेगा तो दूसरा वाला पार्टिकल क्या करेगा, अरे भाई कहां जा रहे हो, रुको, खींचेगा, रोकेगा, तो वो u3 की वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा, ये u4 को डिक्रीज कराएगा। लेकिन ध्यान से देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे u1 से ज्यादा मिलेगा u2, u2 से ज्यादा मिलेगा u3, इस तरीके से ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब हम लोग इसके हेड को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमको जो वेलोसिटी का प्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। कैसा बनेगा, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। यानी कि ये पहला लेयर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, और आप देखोगे जैसे जैसे हम लोग इन दी नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो जाएंगे, ये मेरा फ्लो का डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन जिसको हम x कह सकते हैं, और उसके नॉर्मल में y डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज देखेंगे हमको वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, और उसका जो प्रोफाइल बनेगा वो प्रोफाइल कैसा बनेगा,
पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि du बटा dy जो होगा इसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इसको हमेशा हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड दूसरी चीज, वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज, या आप कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा dy लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो हम फ्लूइड पर फ्लो x डायरेक्शन में करा रहे थे, है ना। ये मेरा x डायरेक्शन था, फ्लो x में करा रहे थे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां मिलेगा, du बटा dy मिलेगा। लेकिन सपोज दैट, मान लो कि मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है। मेरे पास अगर एक वर्टिकल वॉल है और इस वॉल पर से हम फ्लूइड को फ्लो कराते, तो फ्लूइड कैसे फ्लो करता, वो फ्लो ऐसे करता, ठीक है। तो इस बार जो आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता, वो देखो ये डायरेक्शन हो जाता आपको y, ठीक है, और आपको ये है x। तो उस केस में आप du बाई dx लिखते, dy थोड़े ना लिखते, ठीक है। तो देखो इसको रट मत लेना कि सर du बटा dy ही होता है, नहीं। इसका मतलब ये है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब फ्लो तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कराओगे, ये मेरा x है, ये मेरा y है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके 90 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाई dy, वेलोसिटी का चेंज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेकिन मान लो सपोज दैट मेरे पास ये है वर्टिकल सरफेस, हम यहां से ऊपर से फ्लो कराने लग जाए या नीचे से ऊपर फ्लो कराने लग जाए, तो जो पहला लेयर होगा वो इस पर स्टिक कर जाएगा, दूसरा उससे आगे, दूसरा इससे आगे, दूसरा इससे आगे। तो उस केस में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो तो मेरा x डायरेक्शन में मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है, और वो कैसे आ रहा है। नो स्लिप कंडीशन अगर आपने पढ़ा है, आपको मैंने बताया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वहीं से आपको ये चीजें निकाली गई। ठीक उसी तरीके से आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ जा रहा है, हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा y डायरेक्शन है, ये मेरा x डायरेक्शन है, क्लियर है, ठीक है। तो जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो आपको x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा तो वहां पर उसका प्रेशर P1 से P2 की तरफ जाएगा और प्रेशर लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो आपको याद क्या रखना है कि हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज डिक्रीजिंग, और अगर प्रेशर घट रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फ्लो का डायरेक्शन तुम x मानो, y मानो, z मानो, मर्जी तुम्हारी। उस डायरेक्शन में जो प्रेशर का चेंज मिलेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो प्रेशर का चेंज होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। उसको क्या पढ़ा जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा जाता है। और प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखे थे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, क्लियर है।
तो आई होप कि आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया होगा, ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको हम विस्कोसिटी के बारे में बता सकें, ठीक है। चाहो तो तुम ये भी कह सकते हो कि विस्कोसिटी को आप कह सकते हो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स आर आल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखो अगर इसको आपको समझना है तो उसके लिए अब हम ऐसा करते हैं कि आपको सिंपल विस्कोसिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फंडा निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या किया, विस्कोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सपोज दैट मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया। सपोज दैट मैंने ये बताया आपको एक्स डायरेक्शन है, ये मैंने बताया आपको वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें यहां से हम दिखा रहे हैं कि ये फ्लूइड फ्लो होते हुए आ रहा था, ठीक है, ये मेरा फ्लूइड फ्लो है। और जो फ्लूइड फ्लो है फ्लूइड फ्लो हो रहा था, और सपोज दैट वो एक सर्टेन सारी की सारी जो लेयर्स हैं मान लो उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो एक सर्टेन वेलोसिटी आपको v मीटर पर सेकंड से फ्लो होते हुए आ रहा था, ठीक है। मैंने अगर मान लिया कि ये मेरा एक फिक्स्ड सरफेस है, सपोज दैट दिस इज माय फिक्स्ड सरफेस। अगर ये मेरा फिक्स्ड सरफेस है तो क्या होगा, जो पहला लेयर आएगा वो इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा, बाकी आगे मूव करेगा। तो उसके लिए अगर हम लोग डायग्राम बना लें तो हमको जो डायग्राम मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए ध्यान से, पहला लेयर स्टिक करेगा, बाकी सारे का सारा लेयर क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर तो इसके साथ स्टिक कर गया यहाँ पर, सेकंड लेयर इससे आगे मूव कर गया, थर्ड लेयर उससे आगे, फोर्थ लेयर उससे आगे, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, सेवन लेयर, एट लेयर और इन सो ऑन, ठीक है। यहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमने बनाई है वो कैसी बनाई है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई है। कैसे बनेगा ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। चूंकि विस्कोसिटी को अगर स्टडी करना है हम लोगों को तो हम लोगों को बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर देखना है, कोई भी दो एडजेसेंट लेयर को कंसीडर करना है और उसके बारे में बात करना है। तो सपोज दैट मैंने इस लेयर को अज्यूम कर लिया ए वाले को और बी वाले लेयर को कंसीडर कर लिया, ठीक है, मान लिया। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो ए वाला लेयर है, इस ए वाले लेयर की वेलोसिटी कितनी है आपको, सपोज दैट ए की वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड। तो जो b की वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज a से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो b की वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं u प्लस du मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज, फिक्स्ड सरफेस से लेयर a की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है y, और a और b लेयर के बीच में जो गैप है वो गैप कितना है आपको, वो है dy। क्लियर है। तो आपको y एंड dy इज द गैप बिटवीन द लेयर a एंड b एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। ये हमने सपोज दैट क्या किया, अज्यूम कर लिया। तो चूंकि हमको केवल किसी भी दो लेयर के बीच में देखना था इसीलिए हमने दो लेयर को चूज किया है। अदरवाइज आप देखेंगे तो जो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा है, ये है पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। लेकिन आप देखो जब हम किसी पैराबोला को अगर देखते हैं, ये मेरा एक पैराबोला है, ठीक है, पूरा अगर देखिएगा तो ये मेरा पैराबोलिक प्रोफाइल दिख रहा है,
पैराबोलिक प्रोफाइल दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर अ स्मॉल गैप हम चूज कर लें, किसी भी दो छोटे से गैप के लिए अगर चूज कर लें, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो है ना, ये हमको लीनियर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब दो गैप के बीच में बात करेंगे फॉर अ स्मॉल गैप, लीनियर कब दिखाई देगा? लीनियर प्रोफाइल तब दिखाई देगा जब हम किसकी बात करेंगे? फॉर अ स्मॉल गैप। अगर बहुत ही कम गैप है तो उसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए जो हम लोगों को प्रोफाइल दिखाई देगा वो लीनियर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोफाइल इज पैराबोलिक प्रोफाइल, लेकिन केवल दो लेयर के बीच में अगर हम बात करें तो द गैप बिटवीन दीज टू लेयर्स जो होगा, एडजेसेंट लेयर जो होगा, वो क्या होगा? लीनियर होगा। तो हम वही लिख रहे हैं कि फॉर टू एडजेसेंट लेयर gap between them is very small and it consider as linear profile। ठीक है, और उसका प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा? लीनियर। तो अगर केवल हम लोग उन्हीं दो गैप के बारे में बात कर लें तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको, अगर हम सिर्फ दो ही लेयर के बारे में बात करें तो मेरा जो पहला लेयर है वो फिक्स्ड सरफेस से कितने दूरी पर था? वो था y पर। सेकंड लेयर जो था वो मेरा dy गैप पर था। ठीक है, पहला लेयर जो है, सपोज दैट वो हमने क्या कहा था? वो u मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। तो सर्टेन टाइम के बाद, कुछ टाइम t के बाद जो डिस्टेंस हमको दिखाई देगा, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, देखिए, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना होगा? हम dt टाइम के लिए देख रहे हैं, फॉर अ टाइम इंटरवल dt। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो अगर ये मेरा लेयर जो था वो u मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, यहां हमने लिखा था, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस कितना होगा? u इंटू डी टी, क्योंकि dt टाइम में हम देख रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर जो था मेरा, वो किस वेलोसिटी से था? u प्लस du मीटर पर सेकंड से था, क्योंकि y डायरेक्शन में जैसे ही हम जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अगर इसको हम देखें तो यहां इन दोनों के बीच में जो प्रोफाइल थी वो कैसी थी? वो आपको दिखाई दे रही है लीनियर प्रोफाइल। वो कैसी प्रोफाइल दिखाई दे रही है? लीनियर प्रोफाइल। अब आप देखो, यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो तो u dt ही अभी भी होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है du इंटू dt। ठीक है, क्लियर है? और दोनों के बीच का गैप पता है, और यहां पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको दिखाई दिया, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटा होगा, जिसको हम d थीटा मान के चल रहे हैं। आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया गया है, जबकि ये एंगुलर डिफॉर्मेशन यहां देखिएगा तो वो लगभग ना के बराबर होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली इसी को देख करके हमने ये बनाया है। ठीक है, तो ऐसा है कि आज के लेक्चर में अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब बात करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।